परिवहन निगम से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो जी। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग अधिकारों पर और इस तरह की बातें करके डिपार्टमेंट का समय खराब ना करें। बहुत सारी जगहों पर जब हमने RTI लगाई, बैंक्स में लगाई, थानों पे कुछ हमने बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने लिखा कि इस बारे में इंफॉर्मेशन संधारित नहीं है। तो अगर कानून में लिखा है कि ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है तो वो अपने आप ही गैर कानूनी हो गया। तो हम बस गैर कानूनी काम करने से रोकते हैं। देखो साहब, अगर यूरोपियन कंट्रीज से और इससे अगर कंपैरिजन करूँ ना, तो अगर 100 का स्केल रखें, वहाँ पर अगर 95 है तो भी हम कुछ 15-20 पर है। मैंने कहा साहब आप ऐसा करो, कोई एक मंदिर अपनी पसंद का बताओ जहाँ पर मैं व्हीलचेयर लेके चलूँ और पूरा पहुँच जाऊँ। ऐसा एक भी मंदिर नहीं है सर। नमस्कार, मैं हूँ अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कई क्षेत्रों में अनूठी पहल करते हुए उपलब्धियां हासिल की हैं और कीर्तिमान भी बनाए हैं। अब वे दिव्यांगजनों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके हैं और उनका मानना है कि दिव्यांगों के लिए जिस तरह से नियम बनाए गए, कायदे कानून तैयार किए गए, वो धरती पर या धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने उन तमाम विभागों को इस जिम्मेदारी को याद दिलाना शुरू किया और उनसे आगाह करते हुए उनसे उम्मीद जताई जा रही कि वो तमाम सुविधाएं धरातल पर उतरेगी और दिव्यांग आम आदमियों की तरह एक खूबसूरत ज़िंदगी जी सकेंगे। हम बात कर रहे हैं उदयपुर की जानी मानी शख्सियत, बिजनेस टाइकून डॉक्टर अरविंदर सिंह साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले, और बहुत बहुत बधाई आपको। एक बहुत बड़े जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं हमारे दिव्यांगों के लिए, ख़ास करके रेलवे को नोटिस गया, कई विभागों को नोटिस गया, गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया। किस तरह से इस चीज़ को शुरुआत की गई और अभी क्या क्या नई उपलब्धियां इसमें दिखाई दे रही हैं आपको? जी साहब, देखिए बचपन ही मेरा बड़े कठिनाइयों से निकला जी, और खुद भी दिव्यांग हूँ जी। तो अभी थोड़ा मनन कर रहा था मैं, अब 50 की उम्र से ऊपर पहुँचे तो ये समय आ जाता है कि जब आप सोचने लगते हैं कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तो ये जीवन चला जाएगा और सोचना होता है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तो एक जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमने समाज को वापस क्या दिया जी। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उनको वापस कर सकते हैं, जो मुझे लगा मैं बहुत मन से दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी यात्रा मेरी खुद की यात्रा है जी। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर दिव्यांगों की यात्रा है, जो हम समस्याएं फील करते आए। क्योंकि वो कहते हैं जाके पाँव ना फटे बिवाई ताकि जाने पीर पराई। तो अपने पैर फटे हुए हैं और उस पीड़ा को हमने देखा, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है शिक्षा का। क्योंकि आज अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी शिक्षा की वजह से है। आप मेरे जीवन से अगर शिक्षा हटा दें तो क्लास 3 और क्लास 4 की जॉब तो दिव्यांग को वैसे भी नहीं मिल सकती है ना। तो क्लास 1 या क्लास 2 जॉब ही चाहिए जी। क्लास 1 क्लास 2 जॉब के लिए आपको शिक्षा क्वालिफाइड होना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, स्किल सेट होना पड़ेगा जी। अब उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल हों वो ऐसे हों जो एक्सेसिबल हो। तो अब स्कूल एक्सेसिबल नहीं है, है ना। कोई एक आध बंदा रैम बना भी देगा तो ठीक है, आप रहम से अंदर जाते हुए दिखाई पड़ जाओगे, लेकिन जब स्कूल जाना है तो कोई क्लासरूम ऊपर, कोई नीचे, कोई लैब इधर, कोई उधर, लिफ्ट नहीं है, वहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। तो एक तरह से जो स्कूल में पढ़ने के लिए 360 डिग्री चाहिए वो नहीं है जी। तो पहली आपने सीढ़ी ही हटा दी उस पर ऊपर से जी। फिर स्कूल तक पहुँचेगा कैसे आदमी जी? उसके लिए उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ना हमारे पास बसेज हैं, ना हमारे पास में ऑटो हैं, है ना। और अगर कहीं दूर से आना जाना हो तो ना एक्सेसिबल ट्रेन है जी। तो ये सारी समस्याएं मेरी खुद की भुक्तभोगी समस्याएं हैं। तो मैंने कहा इसमें चेंज लेकर आते हैं। तो इस चेंज को लेकर आने में जो बहुत सहायक रहा वो रहा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो ये एक प्रॉपर कानून है, एक्ट है,
जिसमें आपको जैसा नाम ही बता रहा है राइट्स ऑफ पर्सन, तो अधिकार है ना, कोई दया वया प्लीज कर दीजिए, कृपया कर दीजिए, ऐसा वाला कानून नहीं है ना, करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बस यहाँ से उठाया और अब इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रेलवे को जिस तरह से नोटिस दिया गया, क्या वजह, क्यों ये चीज़ एकदम से आपके नज़र में आई और इस पे एक्शन लिया गया? सब नज़र में तो बहुत पहले से आ गई थी क्योंकि बहुत सारी ट्रेन की यात्राएं करी हुई है। जी जी। तो अभी जाना था मुझे जयपुर जी। तो वैसे तो कई बार कार से भी चला जाता हूँ, तो मैंने कहा चलो ट्रेन से जाके देखते हैं तो ट्रेन का टिकट बुक कराया और वहाँ चले गए। अब वहाँ गए तो ना तो कोई डिसेबिलिटी के लिए कोई काउंटर है जी। अच्छा। तो पहली बात तो कोई काउंटर ही नहीं मिला। बिल्कुल। उसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर तो रैंप है जाने का, जी जी, लेकिन अब सारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थोड़ी आती है। बिल्कुल। तो अब कोई उधर प्लेटफॉर्म कोई उधर प्लेटफॉर्म, तो आना जाना कैसे करूं? खैर वहाँ बैठा हुआ था, ट्रेन आई और ट्रेन इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। अब उतनी ऊंची सीढ़ी से मैं चढ़ूंगा तो गिरूंगा तो दिव्यांगता और बढ़ जाएगी। क्योंकि एक बात जो बहुत समझने वाली है, दर्शकों को भी पता होनी चाहिए कि जब एक नॉर्मल पर्सन गिरता है वर्सेस एक दिव्यांग पर्सन गिरता है, तो दिव्यांग पर्सन के जो चोट लगने की प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी है वो 15 गुना ज़्यादा होती है, 15x है ना। तो वो बहुत सीवियर इंजरीज हो सकती हैं और ऐसा ना हो इसका कानून है। बिल्कुल। है ना कि ट्रेन सुगम होनी चाहिए, आपके पास प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो एक्सेसिबल हों, टेक्टाइल पाथवेज होने चाहिए। तो ये तो डेफिशिएंसी इन सर्विस हो गई ना। जी जी। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है तो कंज्यूमर कोर्ट गए। तो कंज्यूमर कोर्ट में जज साहब को बोला तो जज साहब कहने लगे यार ये तो बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा है और ये हमारे कोर्ट में कैसे करेंगे। तो फिर हमारे जब बात हुई उस बारे में जिरह हुई तो हमने यही कहा कि साहब देखो हम जब वहाँ जाएंगे तो वो बोलेंगे तो आपके लोकल स्टेशन का मुद्दा है, लोकल स्टेशन पर आपके पास आ रहा हूँ, वो आप कह रहे हो उनका मुद्दा है, तो हम तो ऐसे टेबल टेनिस ही खेल जाएंगे तो आपके अधिकार क्षेत्र न्याय क्षेत्र में आता है, मैं कंज्यूमर हूँ, ये देखो मेरा टिकट है, मैंने पैसे दिए, तो आप एक्सेप्ट तो करो, बाकी जो होगा उसको देखेंगे। तो जज साहब ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक उसका संज्ञान लिया और नोटिसेस जारी करे महाप्रबंधक को और सारी अथॉरिटीज़ को। तो आई होप जब इस बारे में और चर्चा होगी तो और लोगों को अपने अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल। तो रेलवे में जो कमियां लगी उन पे एक इनिशिएटिव लिया गया और उपभोक्ता मंच यानी लोक अदालत की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो प्रॉब्लम्स दिव्यांगों को रेलवे स्टेशंस पर आती हैं उनमें सुधार होगा और उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें मिल पाएंगे। गृह मंत्रालय में ने भी आपकी कई ऐसी चीज़ों पर इनिशिएटिव लिया है, क्या वो तमाम चीज़ें हैं? अब बेसिकली साहब देखो ना, अब जैसे थाने हैं जी, थाने, तो अब जैसे किसी के साथ कुछ भी घटना हो तो कहाँ जाता है न्याय के लिए? बिल्कुल। तो पहली जो एजेंसी है वो पुलिस है। पुलिस, बिल्कुल। तो कहते ना वो पुलिस बुला लो भाई, है ना, गाना भी आंटी पुलिस बुला लेगी तो जो पहला जो धमक आती है वो पुलिस की आती है। तो अब पुलिस के पास जाना हो तो थाने पे जाना पड़ेगा। अब थाने पर जाएं तो वहाँ पर फिर वहीं फंस गए कि कहीं पर जो है सीढ़ियाँ हैं, कहीं पर इतने ऐसा रैंप है, तो करें कैसे? तो हमारी यहाँ पर बात हुई थी। अब यहाँ पर भी बड़े मतलब अजीब बात है कि यहाँ पर भी जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनका भी फर्स्ट फ्लोर पर है और वहाँ पर भी लिफ्ट नहीं है। अभी तो खैर एसपी साहिबा ने बहुत अच्छे से उन्होंने नीचे पूरी व्यवस्था कराई है, लेकिन ये तो खाली उदयपुर की बात हुई ना, इसके अलावा पूरा राजस्थान है। तो हमने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है, क्योंकि अब देखिए खाली बना देने से कुछ नहीं होगा, उसका ट्रेनिंग भी तो चाहिए। तो जो कानून है, कानून के अनुसार प्रॉपर प्रशिक्षण दिया हुआ होना चाहिए दिव्यांग लोगों को हैंडल करने का, क्योंकि दिव्यांगता का मतलब सिर्फ बैसाखी थोड़ी है ना, कोई डफ एंड डम के साथ भी तो कुछ हो सकता है। तो उसकी साइन लैंग्वेज है, तो अगर पुलिस वाले ट्रेन नहीं होंगे तो बंदा अगर ऐसे ऐसे करता रहेगा और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो अपनी व्यथा बताएगा कैसे, है ना। तो इसके लिए ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए। फिर क्या है कि एक विकलांग अधिनियम अलग है जिसके तहत अगर विकलांग व्यक्ति के साथ में मारपीट हो या उसको गाली गलौज हो तो उसके कानून बहुत सख्त हैं। जैसे कि SC/ST एक्ट है, उतना ही सख्त रक्षा के लिए दिव्यांग कानून भी है, ये पता ही नहीं है, है ना। तो कोई दिव्यांग के साथ में मारपीट होती थी तो सिंपल भारतीय न्याय संहिता की धारा लगती थी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप जो है
दिव्यांग अधिकार का जो कानून है उसकी धाराएं भी डोले। अगर उनको डालते हैं तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है। तो गृह मंत्रालय को और हमने चिट्ठी लिखी थी, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया इसका और बहुत उन्होंने अच्छे से मेरा नाम भी मेंशन करा। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पैन एशिया डिसेबिलिटी राइट्स, उसका नाम मेंशन करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखा कि आप जो है समस्त थानों में इसकी समुचित व्यवस्था कराएं। और फिर वहाँ से भी आगे चिट्ठी इशू हुई समस्त थानों पर जो आ रही है कि इन सब की व्यवस्था कराई जाए। तो गृह मंत्रालय ने इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखा और जो ऑल्दो कानून बना हुआ है पहले भी होना चाहिए था, लेकिन ठीक है जब जागे तब सवेरा है। तो उन्होंने इस बात को रिइटरेट किया और बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से इनिशिएटिव जो लिया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो थाने हैं, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उसके अंदर दिव्यांगों को और अधिक सुगमता से हम पहुँच पाएंगे। तो बहुत बड़ी एक जानकारी आपके सामने मुझे लगता है आई होगी। जो दिव्यांगजन हैं उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। कानून के तहत भी आम आदमियों के लिए जो धाराएं लगती है उनसे कई सख्त धाराएं लगाई जाती हैं। अगर किसी दिव्यांग के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या किसी तरह की मारपीट होती है तो आप भी इस चीज़ को अपने संज्ञान में रखिए और अगर इस तरह से आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि सही जगह और सही शख्स से सलाह लेकर पूरा न्याय आप पा सकें। आपने जिक्र किया आपकी एनजीओ के बारे में, थोड़ा सा बताइए सर, एनजीओ किस तरह से है और क्या क्या काम अभी कर रही है? एनजीओ का जो नाम है वो है पैन एशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट। जी। तो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट का, एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? बाकी तो नाम ही बता रहा है कि डिसेबिलिटी राइट्स के लिए। एक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि जो कानून बनाया गया उसकी पालना होगी, तभी तो कानून बनाया गया। लेकिन उस कानून में और पालना के बीच में कुछ गैप होते हैं। तो जो एक्टिविस्ट का काम है वो है उस गैप को आइडेंटिफाई करना और उस गैप को आइडेंटिफाई करके सही लोगों तक उस मसले को उठा देना। तो कई बार वो मसला खाली चिट्ठी लिखने से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सेस से हमारे पास कंप्लेंट आई कि साहब वहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए कोई भी उन्होंने वो नहीं बना रखा, स्पेशल उन्होंने डिमार्केशन नहीं कर रखा। तो उनको हमने बात करने की कोशिश करी तो कुछ लोग बात करने से मान गए, जो नहीं माने उनको चिट्ठी लिखी फिर कलेक्टर साहब को उसकी प्रतिलिपि भेजी, जूनियर कमिश्नर साहब को भेजी, तो उन्होंने मनवा लिया, तो मान गए, है ना। क्योंकि जो कानून है वो ये है कि पब्लिक एक्सेस की कोई भी बिल्डिंग बिना दिव्यांग सुगम्यता के अगर बनी है तो गैर कानूनी है ना। कानून तो ये है, अब पालना कितनी होगी ये देखेंगे। तो एज एन एक्टिविस्ट हमारा काम यही है कि इसको कानून की पालना करवा लें। तो हम इस तरह के गैप्स फाइंड करते हैं। कई बार वो बात अधिकारियों के लेवल पर जाकर भी ठीक हो जाती है, कई बार अधिकारी उस लेवल तक नहीं कर पाते। जैसे रेलवे मैंने बताया, तो अब रेलवे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मैं यहाँ पर कितनी शिकायत करूँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अभी जैसे स्कूल हैं तो बहुत सेंसिटिव इशू है, और मैं आपको सही बताऊं इसमें 80% स्कूल अभी ऐसे हैं जो सुगम्यता के हिसाब से नहीं बनाए गए, लेकिन जो कानून है और जो बोर्ड हैं वो कहते हैं साहब हम तो मान्यता ही नहीं देते जब तक कि जो है सुगम्य ना हो। तो अब देखिए कितना सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। तो जो एक्टिविस्ट का काम है कि इन गैप को आइडेंटिफाई करना, तो अभी हम इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम स्पेशल आदेश करवाएंगे और प्रॉपर ऑडिट करवाएंगे सारे स्कूलों की ऑल ओवर राजस्थान, ताकि वो सारे के सारे सुगम्य हो सके। तो कानून तो है जी। तो एज एन एक्टिविस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, बस उस कानून को माइक्रोस्कोप से लेकर देख रहा हूँ कि यार आपने करा कि नहीं करा तो पहले हाथ जोड़ के भी निवेदन कर लेते हैं कि भाई कर लीजिए, और अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो उच्चाधिकारियों से निवेदन कर लेते हैं, और अगर दोनों ही नहीं मानते तो आप मीडिया सक्षम है उससे निवेदन कर लेते हैं और न्यायालय से कर लेते हैं। तो काम हमारा अनुनय विनय निवेदन का ही है, लेकिन अधिकार पूर्वक अनुनय विनय निवेदन है, और इसको जरूर से करें, क्योंकि एक सोच बहुत ज़रूरी है जी। सोच हमें लगता है, मैंने और भी चैनल्स पे इस माध्यम से कहा है जी। हमको लगता है कि दिव्यांग अलग है जी, हाँ है ना, दिव्यांग अलग है ही नहीं। क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अगर रिकॉल करेंगे जी, तो हमारे पिताजी या दादाजी या हमारी फैमिली के कोई बुजुर्गवार चाचा जी
वो जरूर किसी ना किसी ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि जब हम वृद्ध होते हैं तो हम अपने आप ही दिव्यांग होने लगते हैं। सुनने की क्षमता कम होने लगती है ना, तो डेफ एंड डम दिव्यांगता है। देखने की क्षमता कम होने लगती है, दिव्यांगता है। मसल पावर कम होने लगती है, जैसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, अब नहीं चढ़ते, अब रेलिंग की जरूरत पड़ती है। तो दिव्यांगता कोई एक अलग समाज नहीं है, ये इंक्लूसिव सोसाइटी है ना। कुछ नहीं हुआ वैसे बच्चे वाले आदमी का फ्रैक्चर हो गया तो 3 महीने के लिए वही दिव्यांग है, बिल्कुल, है ना। तो अगर सोसाइटी इंक्लूसिव होगी तो हम सब एक साथ मिलकर ग्रोथ कर पाएंगे। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए अगर आप $1 खर्च करते हैं तो रिटर्न $10 का आता है ना। क्योंकि आज अगर किसी के एक्सीडेंट हो गया तो उसका दिमाग तो बढ़िया काम कर रहा है ना, अब उसका पैर बेचारे का टूटा है, लेकिन अब चूंकि उसका ऑफिस 3रे फ्लोर पर है तो छुट्टी लेने के लिए मजबूर है, बिल्कुल, वहाँ जाकर वो काम करता, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता तो बढ़िया करता। तो ये पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट का काम है कि हम लोगों के अधिकार दिलवाएं दिव्यांगों के, सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाएं, और इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि समाज पर बर्डन है ना, इससे और रिटर्न आएंगे। तो एक बड़ी बात डॉक्टर अरविंदर सिंह साहब ने कही कि अगर दिव्यांगों को समाज का हिस्सा, क्योंकि वो आप ही के समाज का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें एक अलग हिस्सा मानकर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो अमानवीय है, वो असहनीय है। हमें अपने ही समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उनकी जो तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर $1 उस पर खर्च किया जाएगा तो $10 का रेवेन्यू या उस $10 का रिटर्न हमें हमारे समाज को मिलेगा, क्योंकि जो दिव्यांगों को आप सुविधाएं देने जा रहे हैं वो कभी ना कभी हम में से भी किसी के लिए ज़रूरी साबित हो सकती हैं और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। RTI के बारे में भी सर हमने सुना काफ़ी आपने RTI लगाई है, RTI का कैसे शुरुआत हुई और कोई बड़ी RTI के बारे में बताइए जिससे बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा हो। जी RTI की कहानी बड़ी फनी है, हमने करीब अभी 300 से ऊपर RTI लगा चुके हैं। तो पहले तो समझे कि RTI किसी के विरुद्ध नहीं होती है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि सब आपने इनके विरुद्ध RTI लगाई, तो हमारे भाई को मुकदमा थोड़ी कर रहे हैं। RTI का मतलब इंफॉर्मेशन है ना। जैसे मैं गया भाई, मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ कि आप कि कितने बैंक हैं जी, उन बैंक में से कितनों में रैंप है, कितनों में रैंप नहीं है, किसमें लॉकर एक्सेसिबल है। जैसे कुछ बैंक हैं तो उनमें जाता हूँ जब, तो बैंक तक तो बाहर एक्सेसिबल है जी, फिर उसको बोलो लॉकर, तो लॉकर मेरे को 2 सीढ़ियाँ नीचे उतार के ले जाता है जी, तब वो एक्सेसिबल नहीं रहा। तो हमने ऐसे ही करके हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमने बात करनी शुरू करी। परिवहन निगम को भेजे, रेलवे को भेजे, हमने बैंक्स को भेजे, हमने शिक्षा विभाग को भेजे, हमने स्वास्थ्य विभाग को भेजे कि भाई बताइए कहाँ कहाँ पर क्या क्या गैप है। क्योंकि अगर मुझे कल कोर्ट में भी जाना हो तो जब तक सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जज साहब भी पूछेंगे साहब हाँ, कैसे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो ये तो कुछ उसमें बड़े फनी जवाब आए तो वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो परिवहन निगम से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग अधिकारों पर और इस तरह की बातें करके डिपार्टमेंट का समय खराब ना करें, है ना। तो ये समय की बर्बादी है। फिर उनको लोक अदालत से नोटिस भेजा हुआ है। तो मैंने कहा साहब ठीक है, वहाँ पे समय बर्बादी है तो हम यहाँ बैठकर बात करें। तो दैट इज हाउ इट गोज। बहुत सारी जगहों पर जब हमने RTI लगाई, बैंक्स में लगाई, थानों पे कुछ हमने बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने लिखा कि इस बारे में इंफॉर्मेशन संधारित नहीं है। संधारित मतलब है ही नहीं, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन भी क्या ही बताएं। इवन सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर 5% डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन का प्राविधान भी है जी, तो वहां से भी हमने पूछा कि भाई बताओ क्या करें, तो उन्होंने कहा साहब इन्फॉर्मेशन संधारित नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं साहब। तो RTI आर वेरी आई ओपनिंग कि अच्छा इतनी सारी बातें पता लग रही हैं। अभी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने लिखा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जवाब भी दिया, तो उन्होंने जवाब तो बहुत बढ़िया दिया कि साहब हमने ये भी है, लेकिन वो बड़ी सॉफ्ट है। वो कह रहे हैं हमने निर्देशित कर दिया था। तो अब निर्देशित करना गाइडलाइन हो गई, जबकि ये पार्ट किसका था, कानून का था।
तो कानून की पालना होती है, गाइडलाइन के लिए निर्देशित करते हैं, तो फिर देखिए गैप है। लेकिन ये गैप है ये पता कैसे लगा? क्योंकि हमने आरटीआई लगाई, तो उन्होंने हमको सब भेजा कि उन्होंने कहा साहब, अच्छा उन्होंने बड़ा इस बात का प्राउड लिया कि साहब हमने ना निर्देशित कर दिया था। लेकिन अगर गैप देखिए तो वो मैंडेटरी था, वो आवश्यक था, वो कानून का पार्ट था, क्योंकि दर्शकगण इस बात को समझे कि गैर कानूनी काम क्या होता है। बिल्कुल। तो गैर कानूनी काम वो होता है जो कानून के दायरे के बाहर हो, वो गैर कानूनी। जो भी कानूनी नहीं है वो गैर कानूनी है। तो अगर कानून में लिखा है कि ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है तो वो अपने आप ही गैर कानूनी हो गया। तो हम बस गैर कानूनी काम करने से रोकते हैं और आरटीआई से पूछ लेते हैं कि भाई आप गैर कानूनी कर तो नहीं रहे हैं। तो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जिस तरह का जवाब परिवहन विभाग से मिला वो चौंकाने वाला है, शर्म आने वाला है कि उनके पास वो तमाम सुविधाएं मौजूद नहीं है, और उसके बाद उनका जवाब ये है कि इसके बारे में हमारे पास कोई सूचनाएं संधारित नहीं है। आपको थोड़ा सा एक जानकारी सर चाहते हैं, आप कई बार विदेश भी गए होंगे, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर और दूसरी विदेशों में जो दिव्यांगजनों की सुविधाएं हैं उसके मुकाबले में कितना अभी भारत को ज़रूरत है कि उस जगह पहुंच पाए? अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देखो साहब, अगर यूरोपियन कंट्रीज से और इससे अगर कंपैरिजन करूँ ना, तो अगर 100 का स्केल रखें, वहाँ पर अगर 95 है तो भी हम कुछ 15-20 पर है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अभी हमारे यहाँ देवस्थान विभाग पर बात हो रही थी हमारी जी। तो मैं उन दिनों स्विट्ज़रलैंड से आया था जी। तो स्विट्ज़रलैंड में मैं ज़ुंगफ्रो वहाँ की जगह है, टॉप ऑफ यूरोप जी जी जी। तो मैंने जब लंबा जाता हूँ तो व्हीलचेयर का इस्तेमाल भी कर लेता हूँ, तो व्हीलचेयर के साथ में उन्होंने मेरे को टॉप ऑफ द यूरोप पर पहुँचा दिया। वहाँ पर मैंने खड़े होकर ऐसे फ़ोटो खिंचाई, मैं आपको दूंगा, आप डालिएगा। तो यहाँ पर देवस्थान, अब भगवान के मंदिर से, ईश्वर की जगह से कितना, इससे वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं। भारत एक तरह से स्पिरिचुअल कंट्री भी है जहाँ पर हम सब जाते हैं। तो हम देवस्थान विभाग पे बैठा, तो उनके साहब से बात हो रही थी। तो मैंने कहा साहब आप ऐसा करो, कोई एक मंदिर अपनी पसंद का बताओ जहाँ पर मैं व्हीलचेयर लेके चलूँ और पूरा पहुँच जाऊँ। ऐसा एक भी मंदिर नहीं है सर। तब आप देखिए कि कितना गैप है। हम वहाँ पर तो टॉप ऑफ द यूरोप पर भी पहुंच पा रहे हैं, और भारत में जो हमारे आराध्य देव हैं हम उनके सामने भी नहीं पहुंच पा रहे, स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे, हम बस पे नहीं चढ़ पा रहे। आप खुद ही समाज में देखते हैं। अब सोचिए कि आप एक जगह पर खड़े हैं और वहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति खड़ा है और बस आई है, वो कैसे चढ़ेगा? तो बहुत गैप है सर। वहाँ जाता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो अगर मैं व्हीलचेयर लेकर खड़ा हो जाऊँ वहाँ पर, तो जो बस है वो आकर रुकेगी, बस की रैंप अपने आप नीचे आएगी, ड्राइवर उतरेगा, उसकी ड्यूटी में डिफाइंड है, वो पूरी व्हीलचेयर को चढ़ाएगा, वहाँ पर उसको टाई करेगा, उसको बंद करेगा, फिर बैठेगा और मेरे से मेरा स्टॉप पूछ कर जाएगा और उस स्टॉप पर आकर फिर उतार के और फिर जाएगा। तो अगर उन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो आकाश पाताल कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं जहाँ से हमने सब अचीव करा है, मैं भारत से ही तो इस लेवल पर पहुँचा हूँ कि विदेश की यात्रा भी कर सकूँ, तो उसी देश में रहेंगे, उस देश का वंदे मातरम करेंगे और उसी में सुधार कराएंगे। सर मेरा सवाल जो था वो यही था कि इम्प्रूवमेंट कितना हमें करना है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हम अगर जो स्केल बताया कि हम अभी 15% हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए, अगर दिल से हम ठान लें कि हमारी सुविधाएं भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह हो सकती हैं, तो ड्राइवर साहब को सिर्फ अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं वो तमाम सुविधाएं उन दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा पाएंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ में मिल रही है। सिर्फ आपको ये समझना है कि जो शख्स किसी तरह से अपनी जो शक्ति है उसमें उसकी कमी है, या दिव्यांगजन अगर अपने बराबर आपके साथ वो अपना हक मांग रहा है, तो उसे देने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझ के उसे पूरा करने लगेंगे, तो ये 15% में इजाफा होगा और एक न एक दिन हम उनके बराबर पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। सबसे बहुत क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करने को दिल चाह रहा है, लेकिन वक्त कम है। बस ये चाहते हैं कि आपने तो, आपका हौसला बहुत अच्छा है। काफ़ी दिव्यांग ऐसे होते हैं जो होपलेस हो जाते हैं,
उन्हें किस तरह से सलाह देने चाहेंगे चलते चलते कि अगर कोई परेशानी झेल रहे हैं, उन्होंने घबराहट है कि हम कैसे जाएंगे, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो अपने हक के लिए आगे बढ़ें, और वो हक उनका नहीं है, सबके लिए अब मिलने वाला है, और आपसे उन्हें किस तरह की मदद मिल सकती है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है जी। और दिव्यांगता खाली फिजिकली नहीं होती है, मेंटल भी होती है जी। बल्कि मेंटल वाली और ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दिव्यांगता में अगर कोई आदमी स्टिक लेके चल रहा है ना, तो आप कम से कम देख पा रहे हैं। जो मानसिक चैलेंजेस हैं उसमें हमें दिखाई नहीं पड़ता, और भारत के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सीधे पागल डिक्लेयर कर देते हैं, पागल है यार वो तो, है ना। तो वो आदमी पागल नहीं है, वो आदमी किसी के हाथ में चोट लगी हुई है और उसके कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही उसके माइंड में कुछ थोड़ा सा है, लेकिन इसका मतलब वो पागल नहीं हो गया, और उसका इस तरह से अपमान करना अच्छा नहीं। लेकिन ये क्या, बार बार जब आदमी इतना तिरस्कार, इतना अपमान, इतना डिजेक्शन फील करता है ना, तो धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगता है। जब वो हौसला टूटने लगता है तो फिर सभी कुछ टूटने लगता है, क्योंकि जो जिजीविषा है, जो जीने की जो ये है कि नहीं यार कर ही लेंगे। जैसे मैं कई जगह जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगर जा रहा हूँ 10 जगह, वहाँ पर 10 देखने की जगह है। जैसे मैं भी साउथ अफ्रीका मसाई मारा घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 10 में से 8 जगह तो मैं पहुँच जाऊँगा किसी ना किसी तरह से, 2 जगह रह जाएगी। तो मैं 2 जगह वहाँ पर पहुँच के जहाँ नहीं भी पहुँच पाता हूँ, तो बस वहीं से थैंक यू बोल देता हूँ कि अच्छा यार यहाँ तक तो आ गए। तो आपके पास जहाँ पर जैसी भी स्थिति में आप हैं, पहले उसको एक्सेप्ट करिए, और यहाँ से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जो है आप प्रयास करेंगे। मैंने जो है, अब देखिए, एक डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए पहाड़ चढ़ना बड़ा है ना, हम नॉर्मल व्यक्ति को ही कह देते हैं अरे यार क्या कर रहा है, पहाड़ चढ़ के आया है क्या, तो बोलते हैं ना। तो मैंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मैं अपनी बाइक लेकर खरदुंगला पास पे चल गया। तो मैंने ये यात्रा मेरे लिए जो इतनी ज़रूरी थी, उससे ज़्यादा ज़रूरी थी दिव्यांग के लिए। बाकी जो लोग मुझे देख रहे हैं कि वो दिव्यांग को ये ना समझें कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा सकता हूँ तो दिव्यांगता के लिए जो परसेप्शन है वो चेंज होता है। जो समुद्र की गहराई में, मैंने मालदीव में जाकर स्कूबा डाइविंग करने वाला मैं फर्स्ट दिव्यांग हूँ, तो उससे मैं साबित कर पा रहा हूँ कि देखो, अगर डिसेबिलिटी 50% 80% भी है ना, तो भी आप समुद्र की गहराई पे भी जा सकते हैं, आप पहाड़ की ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि हौसला ना छोड़ें। जहाँ पर आप जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ से अपने को प्रोग्रेस करने के लिए प्रयास करना शुरू करें। और आप अगर 100% प्रयास वहाँ बैठकर करते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है कि आप वहाँ से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनका शिक्षा का लेवल क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो चुका है सो हो चुका है। यहाँ से लाइफ का चार्ज लेंगे और आगे लेकर जाएंगे। तो बहुत बड़ा संदेश डॉक्टर साहब की तरफ से दिया गया है उन दिव्यांग लोगों को जो होपलेस होने लगते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं होता हुआ देखकर। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, और अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो आपके हौसलों में इजाफा होगा और मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलते चलते दर्शकों को मैं चाहता हूं कि सर एक छोटा और शॉर्ट कोई ऐसा संदेश आप दें कि अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, कोई शख्स आगे बढ़ के किसी दिव्यांग क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो वो उसको किस तरह से मोटिवेशन किया जा सकता है? कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी सेवा उपलब्ध करा रहा है, तो उसके लिए क्या हम उसको किस तरह से आगे लाएं? हमारी वेबसाइट है disabilityactivist.com। मेरा नाम डॉक्टर अरविंदर सिंह है। आप गूगल करेंगे तो आपको मेरे काफ़ी सारे रेफरेंसेस, वेबसाइट, मेरा सोशल मीडिया पेज, आपको सब मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज पर भी डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट है, आप मेरे साथ वहाँ से जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9929093266 है। इस पे बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं। जो दिव्यांग अधिकारिता का जो हमारा नंबर है वो 7073111777 है। तो आप जो भी कर रहे हैं या जो भी समस्या आ रही है, इन नंबर पर आप अगर हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हम उसको पहुंचा देंगे आगे तक। और अगर आपने कोई अच्छा काम करा हुआ है, आपने
कुछ ऐसा करा हुआ है जो दिव्यांग व्यक्तियों को हेल्प कर सकता हो, और कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फतेह सागर की बोटिंग करने जा रहे हो तो बस सोचिए क्या दिव्यांग व्यक्ति जा सकता है, जवाब आएगा नहीं आ सकता है। तो बस उसका चलते चलते एक वीडियो बना लीजिएगा और डाल दीजिएगा कि यार किसी दिव्यांग को आना हो तो कैसे आएगा, है ना। आप किसी मंदिर में जा रहे हो तो बस उसका एक वीडियो बनाते हुए चले जाइएगा और डाल दीजिएगा कि साहब देखो दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ पा रहा है। किसी पब्लिक ऑफिसर्स के पास जाएंगे तो बना दीजिएगा। तो बस ये इतना भी कर देंगे, खाली एक वो सेंसिटिविटी लेवल अगर आपके अंदर आ जाए। किसी बस में जाएं और अगर डिसेबिलिटी कि उस पर कोई बैठा हुआ हो उस चेयर के ऊपर, उस सीट के ऊपर, तो उसका भी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो भी काम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारा आपने समय लिया, बहुत कीमती वक्त निकाल कर आपने कई सारी चीज़ों पे बातचीत की और दिव्यांगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक संदेश दिया है जो कुछ करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में सुधार की उम्मीद रखते हैं। कई छोटे छोटे कदम अगर हम सब मिलकर उठाएंगे तो एक न एक दिन वो भारत हमारे साथ खड़ा होगा, जो यूरोप से भी कहीं आगे होगा। लेकिन ज़रूरत है हमें इनिशिएटिव्स लेने की, छोटी छोटी समस्याओं को, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी वेबसाइट, फ़ोन नंबर व्हाट्सअप करके उनका ध्यानाकर्षण करें और आप खुद भी अपने सुझाव साथ में भेजें कि अगर इनमें ये तमाम बदलाव किए जाएं तो ये आसानियाँ जो हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आपको हमारे इस कार्यक्रम से क्या बेहतरीन चीज़ समझ में आई और क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखिए। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।